भविष्य की चुनौती। सरल भाषा में, जब भी मैं किसी से नौकरी के लिए इंटरव्यू लेता हूं, तो मैं एक सवाल जरूर पूछता हूं। ऐसा कौन सा सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होंगे? ये सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। बौद्धिक रूप से इसलिए मुश्किल है क्योंकि स्कूल में हमें जो कुछ भी सिखाया जाता है, वो सबको एक जैसा पढ़ाया जाता है, यानी सभी को एक जैसी बातें सही लगती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसका जवाब देने वाला इंसान कुछ ऐसा कहेगा जो लोगों को पसंद नहीं आएगा या जो आम सोच से अलग होगा। असली सोच, गहरी और नई सोच बहुत कम लोगों में होती है, और सच्चाई यह है कि बहादुरी, साहस और भी कम होती है। अक्सर लोग इस तरह के जवाब देते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब है और उसे सुधारने की जरूरत है। अमेरिका एक महान देश है, ईश्वर नहीं है। लेकिन ये जवाब अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि बहुत लोग पहले से ही इन बातों से सहमत हैं, या ये जवाब किसी पुरानी बहस का ही हिस्सा लगते हैं। एक अच्छा जवाब ऐसा होना चाहिए, ज्यादातर लोग एक्स में भरोसा करते हैं, लेकिन सच एक्स के बिल्कुल उलट है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के उलटे पुलटे सवालों का भविष्य से क्या रिश्ता है? साधारण शब्दों में, भविष्य उन सब पलों का नाम है जो अभी आए नहीं हैं। लेकिन असली मायने में भविष्य वो समय होता है जब दुनिया आज से अलग दिखेगी। अगर अगले 100 सालों में कुछ नहीं बदला, तो हम असल में अभी भी भविष्य में नहीं हैं। लेकिन अगर अगले 10 सालों में बड़ी चीजें बदल गईं, तो समझो भविष्य बहुत पास है। हम भविष्य की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन दो बातें तय हैं। भविष्य अलग होगा, उसका बीज आज की दुनिया में ही मौजूद है। 0 से 1, भविष्य की प्रगति, तरक्की। जब हम भविष्य की बात करते हैं, तो हम प्रगति, ग्रोथ, डेवलपमेंट की बात करते हैं। और ये प्रगति दो तरह की हो सकती है। एक, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल प्रगति, 1 से 1 तक जाना, मतलब जो चीज पहले से बनी हुई है उसकी नकल करना या उसे और फैलाना। उदाहरण, एक टाइपराइटर है और आप वैसे ही 100 और बना देते हैं। दो, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल प्रगति, 0 से 1 तक जाना, मतलब कुछ नया और अनोखा बनाना जो पहले कभी नहीं हुआ। उदाहरण, टाइपराइटर को हटाकर वर्ड प्रोसेसर बनाना। एक और उदाहरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। क्षैतिज प्रगति, नकल, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। चास ऊर्ध्वाधर प्रगति, नवाचार। चीन इसका अच्छा उदाहरण है। वो आज की दुनिया की हर कामयाब चीज की नकल कर रहा है, जैसे कि रेल, एयर कंडीशनर, बड़े शहर। वो सीधा मोबाइल पर कूद गया, बिना लैंडलाइन लगाए, लेकिन सोच वही नकल की है। दूसरी ओर, सिलिकॉन वैली जैसे अमेरिका में नई टेक्नोलॉजी बनाती है। असल में कोई भी नया और बेहतर तरीका प्रौद्योगिकी कहलाता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब दोनों एक साथ हुए। 1815 से 1914 नई टेक्नोलॉजी भी आई और दुनिया भी ज्यादा जुड़ने लगी। 1971 के बाद ग्लोबलाइजेशन तेज हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ सिर्फ आईटी तक सीमित रह गई। आजकल की दुनिया मानती है कि बस जो देश आगे हैं वही आगे रहेंगे, और बाकी देशों को बस उनकी नकल करनी है। लेकिन अगर हम असली प्रगति चाहते हैं, तो हमें कुछ नया 0 से 1 करना होगा। सिर्फ नकल, 1 से N नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सच है। मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग मानते हैं कि भविष्य का निर्माण ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण से होगा, लेकिन असल में तकनीक, टेक्नोलॉजी का असर ज्यादा बड़ा होता है। अगर कोई देश जैसे चीन आने वाले सालों में अपनी बिजली की खपत दोगुनी कर ले, लेकिन नई तकनीक न अपनाए, तो वह अपने प्रदूषण को भी दोगुना कर देगा। अगर भारत के हर घर में लोग अमेरिकी स्टाइल में जीने लगें, और वो भी आज की पुरानी तकनीक से, तो इसका बुरा असर पर्यावरण पर पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर पुराने तरीकों से पूरी दुनिया अमीर बनने की कोशिश करेगी, तो हम अमीरी नहीं, बल्कि तबाही लाएंगे। हमारे संसाधन जैसे पानी, तेल, लकड़ी सीमित हैं। इसलिए जब तक नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, ग्लोबलाइजेशन भी टिक नहीं पाएगा। नई तकनीक अपने आप नहीं आती। पुराने जमाने में लोग ऐसे समाज में रहते थे जहां अमीर बनने का मतलब था दूसरों से छीनना। नए तरीके से पैसा कमाने या जिंदगी आसान बनाने की कोशिश बहुत कम होती थी। फिर लगभग 10,000 साल की धीमी प्रगति के बाद 1760 से लेकर 2770 तक
टेक्नोलॉजी में जबरदस्त उछाल आया, जैसे भाप इंजन, बिजली, रेल वगैरह। इसकी वजह से हमें एक ऐसी दुनिया मिली जो पहले किसी ने सोची भी नहीं थी। 1960 के दशक में लोगों को उम्मीद थी कि यह प्रगति और आगे बढ़ेगी, जैसे 4 दिन का वीक, सस्ती बिजली, चांद पर छुट्टियां। बट ऐसा नहीं हुआ। आज भले ही हमारे पास स्मार्टफोन है, लेकिन बाकी चीजें वैसी ही पुरानी लगती हैं। असल चुनौती क्या है? हमारी असली चुनौती ये है कि हम नई तकनीकों की कल्पना करें और उन्हें बनाएं, ताकि 21वीं सदी और भी बेहतर और अमन भरी बन सके। स्टार्टअप सोच, स्टार्टअप थिंकिंग, नई टेक्नोलॉजी। ज्यादातर स्टार्टअप नई कंपनियों से आती है। इतिहास में भी छोटे छोटे समूहों ने मिलकर बहुत बड़े बदलाव किए हैं, चाहे वो राजनीति हो, विज्ञान हो या व्यापार। बड़ी कंपनियां अक्सर नई चीजें बनाने में धीमी होती हैं और अकेला इंसान कभी पूरा इंडस्ट्री नहीं बदल सकता। स्टार्टअप का मकसद होता है छोटे ग्रुप में मिलकर काम करना और कुछ नया सोचना। छोटे ग्रुप में काम करना इसलिए भी बेहतर होता है क्योंकि वहां सोचने की आजादी ज्यादा होती है। ये किताब उन्हीं सवालों और सोच के बारे में है जो आपको नए बिजनेस में सफल होने के लिए खुद से पूछने चाहिए। ये कोई गाइड या नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि यह सोचने की एक प्रक्रिया है। स्टार्टअप करने का मतलब है पुराने विचारों को चुनौती देना और नए तरीकों से बिजनेस के बारे में सोचना।